So Mr. Sanjay Tripathi ji हैं and Mr. Anshuman Jain. So stage is all yours. एक बार जोरदार तालियों से इस सेशन की शुरुआत कर देते हैं अपन. Thank you so much. Hi, I think all of us know me. I think Anshuman, I'll just request you to introduce yourself. Sure. So a bit, I think कुछ लोगों को जानते भी होंगे यहाँ पे. जयपुर इज़ लाइक माई सेकेंड होम टाउन फॉर बिल्डिंग ई कॉमर्स इन द कंट्री. तो मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी करियर ई कॉमर्स में ही जी है और आई हैव हेल्प्ड अ लॉट ऑफ ब्रांड्स, छोटे से बड़ा. आई हैव सीन कंपनीज, ट्रेडिशनल कंपनीज ग्रोइंग. मैं हमेशा टेक साइड में था, जहाँ पे मैंने एक टिपिकल रिटेलर या एक ब्रांड की, अगर उसको आपको अपनी खुद की डायरेक्ट टू कंज्यूमर स्टोरी बनानी है, उस स्टोरी में मैंने मर्चेंट्स की हेल्प की है. स्टार्टिंग अ स्टोर, कैटलॉग. 2009 में जब हमने शुरू किया था, मर्चेंट्स को ये तक सिखाते थे कि फ़ोटो कैसे खींचनी है प्रोडक्ट की. थिंग्स हैव चेंज सो मच. अब तो AI फ़ोटो खींचती है. तो माई जर्नी लास्ट ऑलमोस्ट 16 years इज़ बीन अराउंड हेल्पिंग ब्रांड्स सेटिंग अप देयर स्टोर्स, स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट सेल एंड गोइंग फुल स्केल. So let's start करते हैं मतलब इंडिया का स्टोरी से. So हमारे इतना सारा MSMEs है, उसमें से बहुत ही कम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, उसमें से बहुत कम लोग D2C है और जो कि फॉरेन में बेचते हैं. लाइक सेम थिंग अब जो डिस्कस कर रहे थे, डायरेक्ट टू कस्टमर. बट अगर ये सेम रेशियो हम चाइना का साथ देखें, चाइना इज लाइक फार अहेड. सो व्हाट यू थिंक इज अ चैलेंज फॉर इंडियन सेलर्स? व्हाई इंडिया इज सो फार बिहाइंड देन चाइना एंड व्हाट रियली स्टॉप्स इंडियन ब्रांड्स टू फ्रॉम गोइंग ग्लोबल? इसका ना मैं थोड़ा पॉलिटिकल आंसर तो नहीं दे पाऊंगा, बट बहुत फ़र्क है डेमोक्रेसी और रिपब्लिक कंट्रीज़ होने में. वो बहुत बड़ा डिफरेंस है, उसके अंदर नहीं जाएंगे. बट अगर इन डेप्थ सोचें या एक बार ये चाइना को भी साइड में कर दें, और अगर हम ये देखें, देयर आर कंट्रीज़ जिन्होंने जितना हमने किया उतना भी नहीं किया. पर अगर हम ये देखें इंडिया की स्टोरी क्या है, तो इंडिया की स्टोरी हमेशा ये थी कि एक्सपोर्ट करना है. आई एम एन एक्सपोर्टर. पर अब खेल बदल गया है. मर्चेंट या एक सेलर अभी भी एक्सपोर्ट सोच रहा है. वो ये नहीं सोच रहा मुझे ब्रांड लेड ई कॉमर्स करना है. इस बात में बहुत बड़ा फर्क है. आपको ये सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा. एक्सपोर्ट में क्या होता था, आपने कैटलॉग आइडेंटिफाई किया, फोटो खींची, पब्लिश किया, अमेजॉन में ऐड चलाई, अमेजॉन के अकाउंट मैनेजर से बात की, उसने एल्गोरिदम में आपको ऐड किया, आपको ऑर्डर्स आने शुरू हो गए. फिर सडनली उसने देखा कि ये कैटेगरी काम किया, 25 सेलर्स और पकड़ लो. फिर 25 सेलर्स और आगे आपसे चीप बेचना शुरू कर दिया. फिर आपने सडनली सोचना शुरू कर दिया कि भाई ये क्या हो गया. फिर आपने थोड़ी सी शरारत करनी शुरू कर दी. फिर एक दिन पता लगा, सुबह उठे अकाउंट ही ब्लॉक हो गया, है ना. तो ये सारी चीज़ें थी जो पिछले 8, 10, 12, 15, 20 सालों में हुई हैं. एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो 2007, 8, 10, 12 में जिन्होंने शुरू किया था, उस वक्त की जो एनर्जी थी ना, वो एनर्जी अब 2025 में बची नहीं है. वो दोबारा से जो 2008, 9, 10, 12, 15 में अमेजॉन पे शुरू किया था, अब अगर डायरेक्ट टू कंज्यूमर शुरू करना है, वो सेम एनर्जी बची नहीं है. अगर आप एक ट्रेडिशनल बिजनेस, वो कहते हैं ना खेला खिलाया बिजनेस, अगर आप उससे जाके बात करो, हमारे पास तो प्रोडक्ट है, ले जाओ बेच लो, ऐसे थॉट प्रोसेस है. ये कोई नहीं सोच रहा कि मुझे ब्रांड बनाना है. अब लोग क्या कर रहे हैं कि अगर आप इंडिया में देखोगे, डोमेस्टिक कंपनीज में भी बहुत सारे छोटे ब्रांड्स हैं जिन्होंने अपने आप को ब्रांड लेड स्टोरी पे प्रमोट किया, एक्सपोर्टर या सेलर लेड स्टोरी पे प्रमोट नहीं किया. तो उनके पास एक्विजिशन भी हुआ. जो पैसा एक ट्रेडर या एक एक्सपोर्टर या एक सिर्फ ट्रांजैक्शन करके पैसा 2, 4, 5, 10 साल में बनाते हो, ब्रांड्स ने 2 साल में लॉस मेकिंग होने के बावजूद कंपनी बेच के इतना पैसा बना लिया कि जिंदगी में कुछ करने की जरूरत नहीं है. तो देयर इज अ वेरी बिग डिफरेंस इन माइंडसेट. वन, एक्सपोर्टर होना या ट्रेडर होना वर्सेस ब्रांड लेड ई कॉमर्स. तो इसको आपको समझना पड़ेगा और उसके लिए काम करना पड़ेगा. अब टू कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है. आज के दिन भी हम सबसे बड़ी बात करते हैं लॉजिस्टिक्स कैसे मैनेज होगा, वेयर हाउस कैसे मैनेज होगा, उसकी कॉस्ट कैसे कम होगी, अगर रिटर्न आ गया तो उसका हम क्या करेंगे. हमारे इंडिया के सो कॉल्ड जितने भी पेमेंट प्रोवाइडर्स हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, एक आर से शुरू होता है, एक पी से शुरू होता है, एक सी से शुरू होता है, मैं नाम नहीं लूंगा, अभी भी कोई भी 50% का सक्सेस रेट नहीं दे पाता. तो ये एक सेकंड प्रॉब्लम है. और थर्ड प्रॉब्लम, हम लोग पुराने माइंडसेट से चल रहे हैं, कैटलॉग अपलोड कर दिया ऑर्डर आएगा.
ब्रांड के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। अब रही बात चाइना की, उन्होंने क्या किया, आई थिंक उनकी जो मसल थी, जो उन्होंने हमारे से बेटर किया, उन्होंने लोकलाइजेशन पे फोकस किया। मतलब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम भी कर रहे हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं हम नहीं कर रहे, हम भी कर रहे हैं, हमारा एडॉप्शन बेटर है, बट जो काम हम अब करने की सोच रहे हैं, चाइना ने 2000 से लेके 2010 में वो कर दिया। सो दैट्स आई एम गोना सम इट अप एज। No, that's a very good answer. I think Chinese तो उन लोग चाइनीज ने तो अपना नाम भी लोकलाइज कर लिया। आप अगर इंग्लैंड में जाएंगे तो कोई एलेक्स बोलेगा बट उसका चाइनीज नेम अलग होगा। सो दे फिगर्ड आउट कि वहाँ पे लोग कैसे ये करेंगे। बट जैसे हमारा क्या होता है ना, जैसे मैं जितना सारा D2C, मैं पहले एक D2C समिट में बोल रहा था तो पेमेंट के बारे में बोल रहा था। सो मोस्ट ऑफ द D2C ब्रांड्स दो आर बिल्डिंग इन इंडिया, लाइक यू सेड, they said like बस मैं तो इंडिया में बना रहा हूँ, आप मेरा ब्रांड ले लीजिए, फॉरेन में बेच लीजिए, 10% लेना तो ले लीजिए, आप सब कुछ देख लीजिए। So somewhere I think there is a knowledge gap in terms of foreign markets. Like इंडिया में तो मुझे पता है मेरा कस्टमर कौन है, कैसे मार्केट करना है, उसको कौन सा अच्छा लगता है, बट वो सब नॉलेज जो है ना कहीं पे अवेलेबल नहीं है। एंड somehow उनको डर लगता है कि मुझे नॉलेज नहीं है, मैं कैसे जाऊं। तुम अगर एक डिस्ट्रीब्यूटर की तरह ले लो मेरा प्रोडक्ट एंड बाहर में बेच लो, इट इज ओके। दैट इज व्हाई प्रोबेबली पीपल आर गोइंग टू Amazon sellers एंड अदर मार्केट प्लेसेस। यू नो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है माइंडसेट। माइंडसेट, कमोडिटी वर्सेस ब्रांड। हम 100 रुपए का सामान खरीदते हैं और हम ये सोचते हैं इसके 125 में कैसे बेचें। हम ये नहीं सोचते 100 रुपए का सामान, या ये इंडिया की टिपिकल प्रॉब्लम है, जो 100 रुपए का सामान है वो हम एक कस्टमर को 105 में बेचें और बार बार बेचें। दिस इज वेरी क्रिटिकल। सो वो कमोडिटाइज और ब्रांडाइज और यू नो सेलर नहीं बनना है, अपने को कॉमर्स लेड या ब्रांड लेड ई कॉमर्स ग्रोथ पे फोकस करना है। टू आंसर द क्वेश्चन दिस ऑन दिस साइड, देयर आर फ्यू थिंग्स जो हर ब्रांड को करनी पड़ेंगी। आप अपना पुराना अपनी थॉट प्रोसेस को देखिए। व्हेन यू गो एज अ कंज्यूमर, समझो आप एक नए ब्रांड को या एक नई कैटेगरी को या किसी एक नए, आप समझो आपके घर में शादी है, अब आपको कुछ प्रोडक्ट्स खरीदना और आपको कुछ नहीं पता, यू इन न्यू टेरिटरी, यू इन न्यू रीजन, आप हर दुकान को जज करते हो, हर दुकान को देखते हो वो कैसी दिखती है, हर दुकान को देखते हो अंदर जाके उसका कैटलॉग कैसा है, उसके लोग आपसे कैसे बात कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड एक्सपीरियंस। आज का जेनजी सेम एक्सपीरियंस वेबसाइट पे एक्सपेक्ट करता है। वो ये देखता है इसके अंदर कितने रिव्यूज हैं, इसकी शक्ल सूरत कैसी है, इजी टू नेविगेट है या नहीं है, क्या राइट ट्रस्ट सिग्नल्स लगे हुए हैं, क्या राइट रिटर्न पॉलिसी है, क्या राइट पेमेंट मैकेनिज्म है। मैं तो एप्पल पे यूज करता हूं, क्या इसके अंदर एप्पल पे है। तो ये एक बड़ा क्रिटिकल एलिमेंट हो गया है कि हमें वहां की, जहां पे हमको बेचना है, एक्सपोर्टर ना बन के। अब ये जो क्वेश्चन है ना कि एक्सपोर्टर कहता है कि मेरे से मान लो, एक्चुअली वो दोबारा मेहनत नहीं करना चाहता, वो ब्रांड नहीं है, वो मैन्युफैक्चरर है जिसका थॉट प्रोसेस यही है कि मेरा माल ले जाओ और बेच लो। एंड बिकॉज दे फील कि उन्होंने लाइफ ऐसे ही चलानी है। और एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, अगर आप देखोगे इस डोमेन में 90% लोग ये काम उनकी जनरेशंस में, उनकी लाइफ में, उनकी फैमिलीज में फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। राइट? अब जो नेक्स्ट जनरेशन आ गई है वो ये काम करने को तैयार ही नहीं है, उसको बिल्कुल डिफरेंट चाहिए। जो हम कहते हैं ना इनहेरिटेंस, बच्चा कहां से शुरू करेगा। आप जॉब करते हो वर्सेस आप बिजनेस करते हो, बच्चा बिजनेस करने को तैयार ही नहीं है। जॉब करते हो मतलब, या आप जो कर रहे हो वो करने को तैयार ही नहीं है। सो यू हैव टू थिंक इन अ डिफरेंट मैनर। देयर आर 2-3 मोर स्टैट्स जो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। अमेरिका की पॉपुलेशन अराउंड 350 मिलियन है और वहां पे अराउंड 33 मिलियन बिजनेसेस हैं। मतलब हर 10 लोगों के साथ में एक बिजनेस है। वो छोटा 1 मैन बिजनेस भी हो सकता है और मल्टीपल टीम का बिजनेस भी हो सकता है। इंडिया में ये स्टैट अभी भी बहुत 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 दूर है। मैंने जो डेटा मैंने पढ़ा है उसमें लिखा है इंडिया में वी ऑल नो 1.45 बिलियन पीपल हैं, पर इंडिया में अभी भी सिर्फ 6.5 या 7 करोड़ बिजनेसेस ही हैं। तो ये नंबर बढ़ेगा। हो क्या रहा है, आपको ये नहीं देखना है कि मेरी नेक्स्ट जनरेशन क्या करेगी, हमें 50 साल का बिजनेस बनाना, हमें ये देखना है क्या हम 5 साल काम करके इंपैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, क्या हम इतना काम कर सकते हैं कि भाई अगली 4 जनरेशन को काम ना करना पड़े, या हमारे एग्जिट ऐसा मिल जाए कि आई डोंट हैव टू वर्क, मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाऊंगा। सो देयर इज अ डिफरेंस, देयर इज अ चेंज इन माइंडसेट। वो चेंज इन माइंडसेट लाना पड़ेगा। सिर्फ कैटलॉग अपलोड होके ई कॉमर्स नहीं होता है आज के दिन में।
अगर जेनजीज को केटर करना है और यूएस में बेचना है तो यूएस का लोकल मॉडल लगाना पड़ेगा। अगर आपको यूएस में एक इंडियन लड़की को साड़ी बेचनी है, उसको साड़ी पहननी भी सिखानी पड़ेगी। यू नो दैट्स अ वेरी डिफरेंट माइंडसेट। No, this is a very good thing you said. आपको लाइक यू नो मैं एक डेटा पूछता हूँ, यूएस में जितना साड़ी बिकता है, कौन सा कलर का साड़ी सबसे ज्यादा बिकता होगा? एनी अदर कलर? पिंक। एक्चुअली इट इज ब्लैक। सो इंडियन जो वहां पे जो साड़ी खरीदते हैं वहां पे ब्लैक, जब गूगल ने ये डेटा दिखाया, सो गूगल ने फिर रिसर्च किया, बिकॉज द डेटा जो गूगल में इतना सारा इंडियन है, बोले ये कैसे हो सकता है, ब्लैक साड़ी कौन खरीदता है? बट पता चला जो इंडियन साड़ी उधर जो खरीदते हैं, इट इज नॉट ओनली इंडियंस परचेज, it is all the non-desi when they purchase for a party or something, everybody likes black. So overall, the sari which sells maximum is black. Yes, red is the second largest selling color, but black is the largest selling color. So that kind of customer insight is required when you are actually looking at D2C brand sale in your market vis-a-vis a foreign market. You need a deep customer research and insight to build a brand there. Because आपको क्या लगता है इधर वही चलता है, उधर लेके वही सेम चीज को मैं उधर रीपैकेज करके बेच दूंगा, वो एक्चुअली नहीं होता है। एक और मुझे यहाँ पे एक और बात बतानी है। तो मैंने बहुत सारे अमेरिकन और कनेडियन के साथ काम किया और उनको मैं बहुत बार इंडिया भी हम लोग बुलाते थे वेरियस इवेंट्स के लिए। अभी लास्ट सितंबर में मेरे कुछ अमेरिकन कलीग्स आए थे और हम लोग अहमदाबाद में थे। हमने वहाँ पे उनको गांधी आश्रम से कुछ शॉपिंग करा दी। उनका क्वेश्चन क्या था, यू हेल्ड अस परचेज दिस बट टेल अस व्हाट इज द ओकेजन वी शुड वेयर दिस। हम इसको पहने कब? आपने ले तो दिया पर ये बताओ। तो वो नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बताया साड़ी अगर बेची है तो कौन सा कलर होना चाहिए, ग्रेट पॉइंट, कैसे पहननी है वो भी इंपॉर्टेंट है, और थर्ड किस ओकेजन में पहननी है वो थर्ड पैरामीटर है। अगर आप वो उस लेवल की लर्निंग और उस लेवल की चीजों पे जाओगे तो चीजें अलग होंगी। एंड इट इज ऑल टर्निंग आउट टू बी मार्केटिंग, ब्रांड स्टोरी, लर्निंग्स एंड क्रिएटिंग एन इंपैक्ट फॉर अ रीपर्चेज। पहली बार बेच के पैसे नहीं कमाओगे, पैसे कमाओगे दूसरी बार और तीसरी बार। नहीं, आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला, ट्रस्ट बिल्डअप करना, एंड हमने डिस्कस किया कस्टमर इनसाइट एंड डीप मार्केट नॉलेज विच इज रिक्वायर्ड। अभी इसमें बिकॉज वी आर ए पेमेंट्स कंपनी, आई एम जस्ट डूइंग ए पेमेंट प्लग, इज देयर एनी वे पेमेंट कंपनीज हेल्प देन इन बिल्डिंग द ट्रस्ट? तो एक थोड़ा सा ना पेमेंट्स एज ओवरऑल एक बिजनेस करते हैं। मैं जयपुर में पहले भी ये बात बता चुका, पर मैं आज दोबारा बोलूंगा। पेमेंट क्या है? माल खरीदने के लिए पैसे देने हैं। हम भी बिजनेसेस सामान खरीदने के लिए हमें पैसे देने होते हैं। हम तब तक नहीं सामान खरीदते जब तक हमें हमारी उधार नहीं मिलती, हमारे तरीके की पेमेंट टर्म्स नहीं मिलती, कच्चा पक्का नहीं मिलता। करेक्ट? ये सारी प्रॉब्लम्स है। जब तक ये सारी टर्म्स एंड कंडीशंस फुलफिल नहीं होती है, वेंडर को 50% जज करते हैं पेमेंट टर्म्स पे। जब ये सारी चीजें करते हैं सीडी और कैश डिस्काउंट वाली चीजें आती है, तो इसको आप दिमाग में हमेशा रखना कि जब आप कस्टमर को बेचने जा रहे हो उसके दिमाग में भी यही सब चल रहा है। क्या आप यूएस की जो पेमेंट थिंग्स हैं क्या वो अवेलेबल है? क्या उसका क्रेडिट कार्ड स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएगा? बाय नाउ पे लेटर है? क्या आपको उसी की करेंसी में दिखा रहे हो? इंडिया में टैक्स इंक्लूडिंग होता है प्राइस के अंदर, यूएस में प्राइस एक्सक्लूडिंग होता है। पहले आपको बेस प्राइस दिखाएंगे, फिर अपना जिप कोड डालोगे तो फिर टैक्स कैलकुलेट होएगा। क्या हम सारी चीजों को बता रहे हैं विद रिगार्ड्स टू पेमेंट? 56, ये स्टैटिस्टा की स्टैट्स है, 56% ऑफ परचेज डिसीजंस आर मेड बेसिस द पेमेंट टर्म्स। अगर आपने उसको फुलफिल कर दिया है, उसके तरीके से कर दिया है। सेकंड, ट्रस्ट। अगर वो ट्रस्ट नहीं है, मैं एग्जांपल देता हूं, आई एम नॉट सेइंग कि वो करना है, बट एग्जांपल देता हूं। पेपैल एक ट्रस्ट बन गया, और पेपैल में आपको पता होगा अगर किसी ने परचेज किया वो 90 डेज या 6 महीने तक चार्जबैक मार सकता है, और 10% या 15% कुछ पेमेंट हमेशा आपकी पेपैल पे स्टक रहती है। तो ये ट्रस्ट बन गया है। तो कल को अगर आपकी भी वेबसाइट पे, इंटरनेट पे, ट्रस्ट पायलट जैसी वेबसाइट्स पे अच्छी फीडबैक है इन चीजों को लेके, और आपके टर्म्स एंड कंडीशंस वेरी क्लियरली आइडेंटिफाइड है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विद रिगार्ड्स टू पेमेंट मैं सिर्फ 3 या 4 चीजें बड़ी बेसिक बोलूंगा। जिस कंट्री में बेच रहे हो उसी कंट्री का करेंसी दिखाओ, टैक्स स्ट्रक्चर को फॉलो करो, कंप्लायंस को फॉलो करो, चेकआउट पे उसी कंट्री की करेंसी का। जैसे मैंने आई एम वर्किंग एज अ कंसल्टेंट, फ्रीलांसर नाउ।
जो शॉपिफाई, बिग कॉमर्स, वू कॉमर्स जैसे प्लेटफॉर्म्स पे नॉट पॉसिबल, हम उसको पॉसिबल करते हैं। कुछ चीजें वू कॉमर्स पे पॉसिबल है, शॉपिफाई पे पॉसिबल नहीं है, तो हम उसको पॉसिबल करते हैं। और ऐसे कई यूज केसेस हैं। आई कैन टॉक ऑफलाइन, मैं कुछ आप बेच नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ हम समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि शॉपिफाई पे मल्टी करेंसी चेकआउट नहीं होता। अब मैं यार सिर्फ 5, 10, 50, 100 ऑर्डर्स के लिए यूएस में तो कंपनी खोलने से रहा, उसके कंप्लायंस बहुत है, इससे लोग कहते हैं यार तुम हमारे से माल ले जाओ और बेच लो। तो वो कुछ चीजों को सॉल्व करने के लिए हमने सोल्यूशन बनाया। बट पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है कि क्या आप अगर यूएस में बेच रहे हो, डिस्प्ले यूएसडी में है और क्या चेकआउट भी यूएसडी में है। सेकंड, आपका मैंने ये तक देखा है चेकआउट भी यूएसडी में हो जाता है, पर वहां पे फोन नंबर 91 से शुरू हो रहा होता है, ऊपर एड्रेस फील्ड में इंडिया बाय डिफॉल्ट होता है, और कुछ केसेस में कैश ऑन डिलीवरी भी दिख रहा होता है। यू नो दिस इज द ब्लंडर। उनको नहीं पता कैश ऑन डिलीवरी का। किसी अमेरिकन से पूछो ना कैश ऑन डिलीवरी क्या होता है, दे कैन नॉट एक्सप्लेन कि भैया जब घर पे सामान आता है तब हम पैसे देते हैं। अमेरिकन को नहीं समझ आता। तो यू नो दीज आर कपल ऑफ थिंग्स जो आपको बहुत ध्यान रखना है, उन्हीं की भाषा में बात करना है। अब एग्जांपल देता हूं, अगर आप जर्मनी में बेच रहे हो और वहां पे पेपैल नहीं है, आपकी कन्वर्जन 30% ड्रॉप हो जाएगी। अगर आप यूएस में बेच रहे हो, पेपैल एक मोटिवेटिंग फैक्टर है, पर आपको चार्जेस ज्यादा लगते हैं, तो यू नो फिर आपको एप्पल पे चाहिए या आपके वहां के लोकल कंप्लायंस चाहिए। अब मैंने कुछ मर्चेंट्स को बोला अगर आप सिर्फ इंडियंस को बेच रहे हो ना, तो बाय नाउ के साथ ऑर्डर ऑन व्हाट्सएप लगा दो। अब आप क्या कर रहे हो, पर्सनलाइज कर रहे हो। अब यहां पे क्या होगा, ब्रिस पे से आपको एक सोल्यूशन मिलेगा। जब कस्टमर मान गया, आप यहां से पेमेंट का लिंक उठाओगे, व्हाट्सएप पे भेजोगे, वो पेमेंट करेगा। आपके बहुत सारे कंप्लायंस खत्म हो जाते हैं, क्योंकि शायद ट्रस्ट भी बिल्ड हो गया है, उसको वहां की लोकल पेमेंट्स मिल गई हैं, वो आपसे वन ऑन वन पर्सनलाइज इंटरैक्ट कर रहा है। कुछ केसेस में फोन कॉल्स भी हो रही हैं, वीडियो कॉल्स भी हो रही हैं। तो पॉइंट है कॉमर्स, ब्रांड लेड कॉमर्स करना, ट्रेड या ट्रांजैक्शन कराना नहीं है, एक्सपीरियंस क्रिएट करना। यू नो वो फिर जाके फ्रेंड्स को बोलेंगे आई फाउंड अ ब्रांड जहां पे मैंने इंटरैक्ट करके, बात करके, समझ के सीखा। मैंने साड़ी खरीदी और मेरे को वीडियो भी भेजा कि भाई ये साड़ी पहननी कैसे है। थिंक अबाउट सम ऑफ दोस एक्सपीरियंसेस एंड पेमेंट इज डीपली लिंक्ड इनटू इट। 56% आप अपनी लाइफ में देखना कि आपके कितने डिसीजन पेमेंट की वजह से ही होते हैं। वेरी गुड पॉइंट। आई थिंक यू टच्ड अपन इनिशियली कि लोग अमेजन सेलर से कैसे अपना ब्रांड बनाना चाहिए, बिकॉज लॉन्ग टर्म आपका अगर खुद का ब्रांड है तो उसका वैल्यू मल्टीपल टाइम्स है रादर देन यू नो जस्ट डूइंग अमेजन सेलिंग। एंड अमेजन सेलिंग ऑब्वियसली लाइक यू देयर विल बी 20 सच ब्रांड्स टुमारो। इट इज लाइक आई रिमेंबर इन माय चाइल्डहुड, एक मेरा भाई ने एक मेडिसिन दुकान खरीदा हॉस्पिटल के सामने, बोला बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, तो इतना क्यों एमबीए कर रहा है, क्या फायदा है, मतलब देख महीना में मैं 50 रुपया कमा रहा हूँ। एट दैट टाइम इट वाज अ लार्ज मनी, बट within 5 years there are at least 10 brands, 10 shops in that same vicinity. That's exactly what Amazon selling is. You also touched upon a very interesting thing of social commerce, जो WhatsApp में जो बहुत सारा लोग टच करते हैं। So there is another query when I am talking to the customers, हम इसको स्केल कैसे करें। अगर मैं सोशल कॉमर्स करूं, आप तो बोले D2C ब्रांड इज बेटर देन Amazon सेलिंग, बट लेट्स से उसको डर लग रहा है D2C ब्रांड करने के लिए, ही वांट्स टू डू थ्रू सोशल कॉमर्स। आजकल दिन में एक तो व्हाट्सएप है, सेकंड टिकटॉक का उधर टिकटॉक शॉप है, इंस्टाग्राम चेकआउट पेज भी बना रहा है। सो if I have to take it my brand through the Insta social, you know, that network, मैं इसको how do I scale, you know, कैसे मैं इसमें बिजनेस बढ़ाऊं। इनोवेशन, पेशेंस, इम्पैक्ट, ये कुछ बड़े बड़े शब्द हैं जो हमें लेके आने पड़ेंगे। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है आज के दिन वो है पेशेंस। आज के दिन मर्चेंट्स, मैन्युफैक्चरर्स, बिजनेसेस ये देखते हैं यार अमेजोन पे रोज के 100 ऑर्डर्स आ रहे हैं, अब यहाँ 2 ब्रांड्स के लिए क्यों बगैर मतलब के दिमाग लगाना या मगजमारी करनी है 10-20 ऑर्डर्स के लिए। यस दे अंडरस्टैंड यहाँ 10 बेच के ज़्यादा प्रॉफिट है, दे अंडरस्टैंड बहुत। तो प्रॉब्लम क्या हो रही है कि हम चीज़ों को राइट वे में नहीं कर रहे हैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया, आप सोशल को यूज तो कर रहे हो, सोशल पे सिर्फ एक पोस्ट डालना, एंगेजमेंट बढ़ाना इंपॉर्टेंट नहीं होता। रेलिवेंट, there is a term called online reputation management. आपको अपनी ऑनलाइन रेप्यूटेशन मैनेजमेंट, अपनी ऑनलाइन रेप्यूटेशन क्रिएट करनी है। हम जो वो बात कर रहे थे ना, इंडिया से इतने सारे ब्रांड्स जा रहे हैं पर सक्सेस स्टोरीज क्यों नहीं बन पा रही हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूं। जब मैं शॉपिफाई में था, मैं सेम कैटेगरी के 2 अलग अलग मर्चेंट्स के साथ मैंने काम किया, ठीक है, और दोनों Amazon सेलर्स, Amazon से शुरू किया और रिटेल में भी गए और उसके बाद डायरेक्ट टू कंज्यूमर स्टोरी की। उसमें से एक ब्रांड अब एक्वायर हो चुका है, ठीक है। स्टोरी नंबर 1,
मर्चेंट ने जैसे अमेजोन पे कैटलॉग किया, एचसी पे कैटलॉग किया, सेम वेबसाइट पे कैटलॉग किया और गूगल पे ऐड चलाने शुरू कर दी, उसका आरओएस बहुत पुअर था। अब यही सेकंड ब्रांड जिसने सेम कैटलॉग को डाला बट डिफरेंट फोटोग्राफी, डिफरेंट प्राइसिंग, कुछ केसेस में बॉटलिंग भी डिफरेंट, प्रोडक्ट सेम है, पैकेजिंग डिफरेंट है, एक्सपीरियंस क्रिएट किया। और अगर वो उसको यूएस में बेचना है तो वहां का लोकल इन्फ्लुएंसर हायर किया उस माल को बेचने के लिए, ना कि एक इंडियन इन्फ्लुएंसर को यूज किया। देखो अब हर आदमी शाहरुख खान या ये सारे ब्रांड्स को तो कर नहीं पाएगा, बट एक लेवल के बाद आपको इन्फ्लुएंसर तो यूज करना ही पड़ेगा, तो वहां लोकल इन्फ्लुएंसर यूज किया। तो सोशल जो एक एक्ट है या जो एक आर्ट है वो लोकलाइजेशन, अगर आप देखोगे एक इन्फ्लुएंसर को, उसके पीछे उसकी फॉलोअर्स, फैन फॉलोइंग देखोगे तो फैन फॉलोइंग उसकी लोकलाइजेशन की वजह से, उसकी लोकल के। तो अगर आप एक इंडिया के इन्फ्लुएंसर यूज करके एक्सपेक्ट करो कि यूएस माल बिकेगा तो नहीं बिकेगा। आप कस्टमर को भी, अपने कस्टमर को भी अपना इन्फ्लुएंसर बना सकते हो। हम ये कभी भी नहीं सोचते। एग्जांपल, अब एक ज्वेलरी का क्लाइंट था, मैंने उसको एक छोटी सी, बहुत छोटी सी बात बताई एंड इट मेक द बिग इंपैक्ट। वो बात क्या थी? वो ज्वेलरी बेच रहा था, प्रीशियस ज्वेलरी, और आपको भी पता है गोल्ड का नॉर्मली इन्वेंट्री नहीं होती, ऑर्डर आने के बाद वो बनाई जाती है। और गोल्ड में अगर पहला पीस 5 ग्राम का बना था तो दूसरा पीस 5.1 ग्राम भी हो सकता है, 4.9, इसको वेरिएंस बोलते हैं। अब कुछ केस में अगर गोल्ड बढ़ गया और आप उसने चार्जेस नहीं लिए कस्टमर से और कस्टमर को इन्फॉर्म कर दिया कि हमने बनाया, गोल्ड बढ़ गया, हम जैसे पैसे ले रहे हैं, वो खुश हो जाएगा, वो नेक्स्ट टाइम वापस आएगा। अब यही अगर रिड्यूस हो गया तो क्या करो? रिड्यूस हो गया तो आपको उसको एक चेक लिख के भेजना है, पैसे देने हैं, रिफंड देना है, स्टोर क्रेडिट देने हैं, डबल द अमाउंट या कुछ भी करके। ये एक छोटा सा एक्सपीरियंस था। और इस चीज की अगर कस्टमर इंटरनेट पे जाके, सोशल मीडिया पे जाके स्टोरी बना के पब्लिश कर दे तो इट गोज टू द नेक्स्ट लेवल। 1, using local influencers, 2, using those local community, and 3, creating those brand stories। ब्रांड बनाओ, स्टोरीज बनाओ, एक्सपीरियंस क्रिएट करो, इंपैक्ट अपने आप आएगा, और जब इंपैक्ट आएगा उसके बाद सेल्स आनी शुरू होंगी। तो अगेन एज आई सेड, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, पेशेंस वेरी क्रिटिकल, इनोवेशन वेरी क्रिटिकल, और थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको अपने ब्रांड में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जो आप मार्केट प्लेस से पैसा कमा रहे हो, मैं बता रहा हूं, धीरे धीरे श्रिंक होता जा रहा है, धीरे धीरे मार्जिन घटते जा रहे हैं, कंपटीशन का तो कोई हद ही नहीं। और जैसे मैं बता रहा हूं, इंडिया में सिर्फ 6.5 करोड़ सेलर्स हैं, सॉरी अमेजॉन इन सब पे मिला के तो 10-12 लाख ही सेलर्स हैं, पर ओवरऑल बिजनेस 6.5 करोड़ है। ये 10 लाख से 20 लाख, अमेजॉन आपको नंबर कभी नहीं बताएगा, 10 लाख से 20 लाख होने में दिन नहीं लगेंगे, मतलब 2-4 साल में हो जाएगा। तो आपका कंपटीशन बढ़ रहा है। तो आपको, अगर आपने एक्सपीरियंस क्रिएट किया है, ब्रांड क्रिएट किया, तो चलते रहोगे, लॉन्ग जाओगे, और ये एक इनहेरिटेंस अपने बच्चों को आप देके जा पाओगे। आपने तो बहुत अच्छा बात किया इनहेरिटेंस के बारे में। जैसे अभी एआई आ गया है, ठीक है, सो इन पेमेंट्स वी आर ट्राइंग टू यूज इट टू मेक इट मच मोर सेफर पेमेंट्स, लाइक कैसे सेफर कंप्लायंस कर सकते हैं, कैसे पेमेंट को सेव कर सकते हैं, फ्रॉड डिटेक्शन बेटर कर सकते हैं, इसलिए हम लोग एआई यूज कर रहे हैं। इन लार्जर स्कीम ऑफ थिंग, फॉर ए D2C सेलर, हाउ दे कैन यूज एआई both for selling their product and probably like for payments also। मैंने D2C के एंगल से AI के बारे में कम सोचा है, मैं दूसरी तरह सोच रहा हूं। आपको थोड़ा सा ना, मैं कल भी किसी को ये बात समझा रहा था, मैं आपको भी समझाता हूं। बहुत सारी चीजें अभी हो क्या रहा है, Amazon पे कुछ रेफर्स करके कुछ एक नया चैटबॉट आया है, आप उस पर प्रोडक्ट सर्च कर सकते हो, है ना, और वो आपको रेकमेंडेड प्रोडक्ट्स बताता है। और बहुत केसेस में Amazon अगर एल्गोरिदम चाहे, एग्जांपल देता हूं, ये ABC ब्रांड है, मैंने ABC ब्रांड सर्च किया, उसने ABC ना दिखा के XYZ दिखा दिया, बिकॉज कुछ एल्गोरिदम है, कुछ एड्स है, कुछ चल रहा है। तो जो AI है ना, मुझे ऐसा लगता है कि अभी हम जितने भी प्रोडक्ट्स है, जितनी भी चीजों की बात कर रहे हैं, उसका कोर AI नहीं था, उसके ऊपर AI की लेयर लगाई गई है। तो मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि इस मोमेंट में AI आपके लिए क्या कर सकता है, जो मुझे लगता है जो करना चाहिए। आपका, लेट्स अज्यूम, आप अपने कैटलॉग को, अपने प्रोडक्ट को जापान में बेचना चाहते हो। अगर आप एक इंडियन मॉडल को यूज करके जापान में बेचोगे तो नहीं बिकेगा, परफॉर्मेंस कम आएगी। देयर AI टूल्स अवेलेबल, जिसमें आपने प्रोडक्ट की फोटो अपलोड करनी है, अपनी मॉडल की फोटो अपलोड करनी है, टूल के अंदर आपको AI मॉडल मिलेगा और वो पूरे का पूरा चेंज कर देगा, ठीक है। अब अगर आपको जापान में मार्केटिंग करनी है या स्टोरीज चलानी है, तो आपको वो वाला कंटेंट, वो कैटलॉग यूज करना है आपके प्रोडक्ट के ऊपर। ये गुड यूज केस है Amazon। देखो टेक्स्ट तो सब बदल लेंगे,
अंग्रेजी को जापानीज में, कोरियन में, जिस लैंग्वेज में चाहोगे वो कर लोगे, पर ये एक इम्पैक्ट है जो आपको करना चाहिए। ये थोड़ा भी एक्सपेंसिव है, पर देयर आर टूल्स अवेलेबल, आप ये काम कर सकते हो। एक ये मुझे लगता है जो एआई आपके लिए कर सकता है, जो एआई आपके लिए करेगा। सेकंड, आप ना एडवर्ड कीवर्ड टूल्स के ऊपर एआई के बॉट्स को लगा के इंटेलिजेंस जनरेट कर सकते हो। जिस डेटा को आप पढ़ने में, समझने में 2, 4, 6 घंटे लगाओगे, एआई वो आपको डेटा पढ़ के फटाफट एनालिसिस करेगा। मैं बड़ा एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। मैं हर 15 दिन में ना अपना स्टॉक मार्केट से पोर्टफोलियो डाउनलोड करता हूं और चैट जीपीटी पे अपलोड करता हूं, भाई बता मुझे क्या करना चाहिए, क्या खरीदना है, क्या बेचना है, किसकी गुड न्यूज है, किसकी बैड न्यूज है। तो ये मैं हर 15 दिन में करता हूं, मतलब अब समझ लो वो शौक हो गया है। और वो बढ़िया से एनालिसिस देता है, मुझे समझ आ गया कौन से कीवर्ड्स यूज करने हैं, कौन से नहीं करने। तो मैं एआई को अपने लिए ऐसे यूज कर रहा हूं। पर आपके लिए जो 2 इंपॉर्टेंट चीजें, जो एनालिसिस आप मैनुअली करते थे, उस एनालिसिस को आप एआई से करना शुरू करो। अगर आप एक स्क्रीनशॉट भी अपलोड करोगे ना, एआई आपको उसमें से भी डेटा निकाल के दे देगा, उसमें से भी इंफॉर्मेशन निकाल के दे देगा, राइट। तो मेरे को ऐसा लगता है एनालिसिस के लिए, टाइम बचाने के लिए आपको एआई यूज करना चाहिए। कंटेंट सारी दुनिया एआई से लिखवा रही है, आप मत लिखो, आप ओरिजिनलिटी पे ही फोकस करो, हार्ट इनसाइड द प्रोडक्ट पे फोकस करो। तो ये मेरा 2 टेक्स है। नो, वेरी गुड इंसाइट। आई थिंक देखो एआई हम लोग सब बात करते हैं, सब लोग वो खाली जैसे वो बोला चैट जीपीटी को कैसे हम अच्छे से यूज कर सकते हैं, टूल कैसे अच्छे से यूज कर सकते हैं। आई थिंक एज ए ब्रांड व्हेन वी आर एक्चुअली सेलिंग ग्लोबल, दिस माय लास्ट क्वेश्चन, आई आफ्टर दैट आई विल आस्क द ऑडियंस टू आस्क क्वेश्चंस। जैसे हम लोग ग्लोबल, आप इतना सारा ब्रांड देखा है, कैन यू गिव सम एग्जांपल ऑफ ग्लोबल फर्स्ट ब्रांड जो कि पहले ग्लोबल मार्केट के बारे में सोचा? जैसे वी आर ब्रिस्पा इज अ स्मॉल कंपनी, वी थॉट विल नॉट बिकम ए डोमेस्टिक पीएपीजी, विल ओनली ट्राई टू सॉल्व फॉर ग्लोबल, बिकॉज हमारा जो कंपटीशन है, जो भी है, मोस्ट ऑफ द टाइम दे स्टार्टेड एज ए लोकल एंड दे सेड अच्छा अभी ग्लोबल का लाइसेंस मिल रहा है, ले लेते हैं, बट दे आर नॉट इन देयर हार्ट दे आर ग्लोबल। मीन फॉर अस एवरी डे वी आर थिंकिंग हाउ टू सॉल्व ग्लोबल पेमेंट्स. Similarly, do you see some brands, D2C brand, who thought global and they focused on global and domestic they might be selling, but it is more like a byproduct rather than the main thing? एक ब्रांड देखना, 2 Brothers ऑर्गेनिक फार्म, इन लोगों ने ना घी बेचना शुरू किया था। अमेजोन की इसकी उसकी बहुत अच्छी स्टोरी बन गई। मैं उनको तब मिला था जब उनके टोटल दिन के ऑर्डर्स 10-12 ही थे। 2 ब्रदर्स हैं, अजिंक्य एंड द अदर वन, सॉरी मैं नाम भूल गया। तो 2 ब्रदर्स हैं जो अपना कॉर्पोरेट करियर छोड़ के ये शुरू किया था, और उन्हें आइडेंटिफाई किया क्योंकि वो लोग बाहर रहते थे अपने कॉर्पोरेट करियर्स में, वो लोग बाहर जॉब करते थे। उनको समझ आया कि इंडियन प्रोडक्ट की क्या वैल्यू है। इंडिया का जो आटा है वो बाहर इजीली नहीं मिलता है, वहाँ तो मैदा ही खाने को मिलता है। जो जो क्वालिटी पल्सेस ये वो सब जो इंडिया से आते हैं। तो आई थिंक ये एक ऐसा ब्रांड है जो मैंने देखा है जिसने सोचा ग्लोबल फर्स्ट, बट ऑर्डर्स, क्योंकि अगर 2018-19-17 में शुरू किया होगा, तो अगर हम आज बोल रहे हैं इंफ्रा की प्रॉब्लम है, तब तो बहुत भयंकर प्रॉब्लम्स थी, ठीक है। तो इन लोगों ने, इंफ्रा की प्रॉब्लम्स तब भी थी, लॉजिस्टिक्स की तब भी प्रॉब्लम थी, घी भेजना अपने आप में एक बड़ी मुसीबत है, प्रॉब्लम, बहुत सारे चैलेंजेस थे, हैं और रहेंगे। चैलेंजेस नहीं होंगे तो मजा भी नहीं आएगा काम करने का। तो ये एक ब्रांड है जिसने ओवरकम किया। अब उसने प्रोडक्शन तो कर ली, और ये प्रोडक्शन 3, 6, 8, 12 महीने के बाद खराब होनी शुरू हो जाती है। कहते हैं कि घी कभी खराब नहीं होता, बट 1 साल बाद तो खराब होना शुरू हो जाता है। अब उसकी मजबूरी थी कि सिंस अपनी प्रोडक्शन को, अपनी कैपेसिटी को चालू रखने के लिए उसको इंडिया में भी बेचना पड़ा। आज के दिन उनकी आप जितनी भी स्टोरीज देखते हो, सब कुछ ग्लोबल है। उनका ऑलमोस्ट 40% सेल्स ग्लोबली आती हैं, बट उनका जो प्रॉफिट है, मतलब प्रॉफिट इज ऑन द हायर साइड व्हेन दे सेल अब्रॉड। सेल्स इंडिया जरूर आती हैं, वो मजबूरी है, माल बेचने के लिए, टर्नओवर घुमाने के लिए, इन्वेंट्री घुमाने के लिए इंडिया भी सेल करनी पड़ेगी। पर ये एक ऐसा ब्रांड है जो मेरी नॉलेज में, फिर एक ऐसा ही था शुगर कॉस्मेटिक्स, जिसने पैरेलल शुरू किया इंडिया में भी और ग्लोबली भी। आई थिंक वो जो शार्क टैंक पे आती है, उसका हस्बैंड, आई नो द गाय नॉट द लेडी। सो इन लोगों ने भी जब क्रॉस बॉर्डर किया था, दिस वाज वन ऑफ दोस फर्स्ट ब्रांड्स जिसने मुझे ये सिखाया था कि भाई इंडिया की स्किन और यूएस की स्किन में फर्क होता है। जो प्रोडक्ट इंडिया में बिकता है वो सेम फेस केयर प्रोडक्ट यूएस में नहीं बिकेगा। वहाँ के कंप्लायंसेस है, वहाँ की गाइडलाइंस हैं, हम पढ़ के ही वहाँ से आए, इसलिए हम वहीं पे ही करेंगे, पर हम इंडिया भी करेंगे क्योंकि हमें ब्रांड बनाना है। तो आई थिंक ये 2 ब्रांड्स मेरे नाम में आते हैं। थैंक यू सो मच। जैसे अंशुमन जी ने बोला, तो आप ग्लोबली सोच सकते हैं, ग्लोबल फर्स्ट करके सोच सकते हैं, 2 ब्रदर्स की तरह या शुगर कॉस्मेटिक्स तरह और ब्रिस्पे की तरह।
So I think there are enough and more opportunity. Any question at this point from anyone to Ansuman or to me, or any question? Saurav has a question. Okay. हेलो सो जब आप बूट स्ट्रैप होते हो, आपके पास में आपका खुद का पैसा लगाते हो, आपके लिए हर चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, आपको ब्रांडिंग भी करनी है, आपको पेमेंट्स भी देखने हैं, आपको लॉजिस्टिक्स भी देखना है. सो आपके हिसाब से मोस्ट ऑफ द मनी आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए उस टाइम पर? जब आप बूटस्ट्रैप होता है सिर्फ एक ही चीज़ खोने को होती है, वो है पैसा. एग्जैक्टली. पाने को सब कुछ होता है. करेक्ट. ठीक है. आपको ना ये देखना चाहिए, देखो आपकी एज क्या है वो इम्पोर्टेंट है ना. आपके पास पैसा किसका है वो भी इंपॉर्टेंट है, बापू का पैसा या खुद की जॉब में से कमाया हुआ पैसा है ना. ये सारे कुछ क्रिटिकल एलिमेंट्स हैं, क्योंकि मैं उस स्टेज से गुजरा हूं तो मुझे पता है सारा कुछ. तो लॉजिस्टिक्स में इन्वेस्टमेंट सेकेंडरी है. फर्स्ट इन्वेस्टमेंट है आपने जो प्रोडक्ट बेचना है, जिस कस्टमर को आपने सर्व करना है, या आई थिंक मेरे को जो ऐसा लगता है कि कुछ बेसिक कुछ चीजें हैं जो मस्ट करने की होती हैं, है ना. अगर आप अपना D2C ब्रांड बना रहे हो तो कोई हर्ज नहीं है कि आप साथ साथ Amazon पे भी बेच लो. क्या होगा, थोड़ा सा पैसा आएगा वहां से. इफ यू रिकॉल, मैंने एक स्टेटमेंट यूज की थी, एक्सपोर्टर नहीं बनना है, ब्रांड लेड ई कॉमर्स करना है. तो आपको सबसे पहले वो सारे चैनल्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे जहां जहां माल बेचा जा सकता है. पैकेजिंग अच्छी होनी चाहिए. फिर देखो प्रोडक्ट भी अंदर अच्छा तो होना ही चाहिए. हम कहते हैं प्रोडक्ट अच्छा है, पर पैकेजिंग अच्छी नहीं होती, है ना. तो आई थिंक ये चिकन टू एग वाली सिचुएशन है. इन्वेस्ट कहां करना, आई थिंक लॉजिस्टिक्स सेकंड प्रॉब्लम है. ऑर्डर आएगा तो लॉजिस्टिक्स काम करेगी, ऑर्डर ही नहीं आएगा तो लॉजिस्टिक्स काम ही नहीं करेगी, तो मेरे को ऐसा लगता है कि आपकी फर्स्ट इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए एक गुड एक्सपीरियंस देने की. और वो गुड एक्सपीरियंस एक अच्छा सुंदर दिखता हुआ प्रोडक्ट फोटोशूट, अच्छा सिंपल सोबर वेबसाइट का डिजाइन, एक कैटलॉग, Amazon पे थोड़ी सी मार्केटिंग, मतलब बाकी तो एक्सपर्ट्स आपको सिखाएंगे. थोड़ा सा रिसर्च और डेटा को रीड करना बहुत जरूरी है शुरू के डेज में. क्या हो रहा है आपकी कैटेगरी में, क्या हो रहा है, जिस मार्केट में जा रहे हो उस मार्केट में क्या हो रहा है, वहां ब्रांड क्या कर रहा है, प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पैकेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी ये एनालिसिस पे शुरू में अगर आपने पैसा लगाया और आपने अपने लिए, मैं इसको अंग्रेजी में कहता हूं लो हैंगिंग फ्रूट्स, अगर एक पेड़ पे फल लगे हैं, आप सबसे पहले सबसे नीचे लगा ना उसको तोड़ने की कोशिश करोगे. तो आपको अपने लो हैंगिंग फ्रूट्स आइडेंटिफाई करने हैं कि 30 डेज का मेरा क्या प्लान है, 90 डेज का क्या प्लान है, एक 6 महीने का क्या प्लान है और 1 साल का क्या प्लान है. ब्रांड पे फोकस करना है, सेल्स तो लानी ही है, कस्टमर एक्सपीरियंस साथ में लाना है, कस्टमर को वाव लगे. हर प्रोडक्ट के साथ अगर फाउंडर एक हैंड रिटर्न लेटर भेज दे, कुछ भी करो जो वाव है. अब मैं एक एग्जांपल देता हूं एक मर्चेंट का. अगेन ही इज माय गुड फ्रेंड. बंदे का नाम है राघव सोमानी. ही सेल्स हेडफोन्स. उसकी वेबसाइट का नाम है हेडफोन जोन. अब उसने कस्टमर को अगर 5,000 का हेडफोन बेचा और डिलीवरी 2 दिन लेट होगी, वो साथ में 500 रुपए का केक भेज देता है, सॉरी लिख के. वो एक्सपीरियंस क्रिएट कर रहा है. और उसके पास कम से कम 200 ऐसे पोस्ट हैं इंस्टाग्राम पे जो लोगों ने जाके पब्लिश किए हुए हैं कि मैंने ऑर्डर तो सिर्फ हेडफोन किया था पर केक फ्री में आ गया जस्ट बिकॉज डिलीवरी लेट थी. तो वाव एक्सपीरियंस बन गया. ऐसी कई सारी चीजें जो आप कर सकते हो. तो अगर शुरू में आप एक्सीलेंस या काबिल बनने की कोशिश करोगे ना, तो आई थिंक सेल्स तो बाद में आ ही जाएंगी. इट इज ऑल अबाउट दोज क्रिएटिंग दोज इनिशियल एक्सपीरियंसेस. मैं समझ सकता हूं सेल्स नहीं होंगी तो ये सब वो कहते हैं ना भांडे में, मतलब बर्तनों में चला जाता है. बट इंपॉर्टेंट ये है कि आप थोड़ा एक्सपीरियंस क्रिएट करो और इतना पैसा लेके चलो कि यार 6 महीने तो करना ही है. मतलब 2-3 महीने की कैपिटल से काम मत करना, फिर 2 महीने की कैपिटल पैसा ना लगा के सिर्फ डेटा स्टडी करने में लगाना. एनी अदर क्वेश्चन? बताया कि ब्रांड बनाने के लिए पैकेजिंग हो गया, प्रोडक्ट हो गया, वहाँ का लोकलाइजेशन को स्टडी करके सब कुछ कर लिया. बट जैसे कि आप शॉपिफाई का आपको एक्स एम्प्लॉय एक्सपीरियंस है और D2C ब्रांड बिल्ड करने, तो एक सजेशंस आपसे चाहिए था कि ये सब करने के बाद हमने वेबसाइट बनाई फॉर एग्जांपल, और
वो वेबसाइट आजकल लोग स्क्रैच से बनाते PHP वगैरह में, और शॉपिफाई अभी आ गया, पहले वर्डप्रेस चल रहा था। तो सबसे ज़्यादा जो है एक्सपीरियंस किसका अच्छा है, कौन से पे बनाना चाहिए, ये भी एक जो टेक्निकली सेलर्स को या मैन्युफैक्चरर जो ब्रांड बनना चाहता है उनको अवेयर नहीं है। मैं ना एक थोड़ा सा यहाँ पे अगेन एक लंबा आंसर दूंगा। केपेक्स और ओपेक्स के कॉन्सेप्ट तो सबको पता होंगे। सॉरी, केपेक्स और ओपेक्स, हाँ हाँ, कैपिटल एक्सपेंडिचर और ऑपरेशन एक्सपेंडिचर्स, ठीक है। तो अगर आप खुद का PHP CHP या जो भी मॉडर्न डे टेक स्टैक है उसको लेके कुछ भी बनाते हो तो उसमें पैसे ज़्यादा लगते हैं और गो टू लाइव में डिले होता है। शॉपिफाई को यूज़ कर लो, 3 महीने 20 रुपये लगते हैं और अगले 3 महीने का मैक्सिमम 6,000 का बजट, और जो सेल करोगे उसके 1-1.5% लेगा शॉपिफाई। सिमिलर प्लेटफॉर्म और भी प्लेटफॉर्म्स हैं, फाइंड भी है, बिग कॉमर्स भी है, कहीं है, यू नो। आई थिंक आपको उन प्लेटफॉर्म पे ही शुरू करना चाहिए, दैट इज़ पॉइंट नंबर 1। अब रही बात एक्सपीरियंस की, मेरे को ऐसा लगता है कि शॉपिफाई ने क्या किया है, पैकेजिंग अच्छी की है और उसका यूज़र एक्सपीरियंस बहुत अच्छा बनाया है। तो आई थिंक शॉपिफाई पे शुरू करने में मुझे 1% भी डाउट नहीं है, 99% आप वो करो। पर अगर आप क्रॉस बॉर्डर कर रहे हो, इंटरनेशनल कर रहे हो और आप वहाँ पे कंपनी नहीं खोल रहे हो तो आपको शॉपिफाई ना सोच के कुछ दूसरा प्लेटफॉर्म सोचना पड़ेगा। दूसरे मार्केट में ऑप्शंस अवेलेबल हैं, क्योंकि शॉपिफाई अब प्लेटफॉर्म से ज़्यादा पेमेंट्स कंपनी बन गया है, ठीक है। और जैसे मैंने बताया 56% लोग पेमेंट्स की वजह से ट्रांजेक्शन करते हैं और ये शॉपिफाई को भी ये डेटा पता है। इंडियन कस्टमर को यूएस में बेचने के लिए अगर आप इंडियन पेमेंट ऑप्शंस को लेके चलते हो 10-12%, 15% की ही सक्सेस रेट आती है और उसको एनहांस करने के लिए आपको फालतू पैसे देने पड़ते हैं, राइट। तो शॉपिफाई इज़ अ गुड प्लेटफॉर्म, अच्छा एक्सपीरियंस है, सब कुछ बढ़िया है, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं, बहुत सारी ऐप्स मिल जाती हैं, सब कुछ हो जाता है। पर अगर आपने चीज़ों को राइट प्लेस में नहीं डाला, यार आपका डेवलपर या आपका कंसल्टेंट राइट नहीं है, तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम्स हैं। आज मैं भी सुबह किसी से मैंने कुछ सोल्यूशन बनाया है, मैं बता देता हूँ। हमने सिर्फ मल्टी करेंसी को सॉल्व किया, शॉपिफाई पे मल्टी करेंसी चेकआउट नहीं होता, हमने वो सॉल्व कर दिया। और उससे प्रॉब्लम क्या आ रही थी, मर्चेंट कह रहे हैं 3.5 सेकंड लग रहे हैं, अगर एक वेबसाइट ओपन होती है तो पहले INR दिखता है, उसके बाद 3.5 सेकंड लगते हैं, उसके बाद USD दिखते हैं, इसको क्या सॉल्व करो। अब उसकी डिपेंडेंसी मेरी नहीं है, क्योंकि मैंने तो एक कोड डाला है। अब वो कोड प्ले होने में उसकी थीम पे या उसके पेज पे बहुत सारा कचरा पड़ा है जिसको क्लीन करना पड़ेगा, राइट। मैंने तो अपनी तरफ से डाल दिया और मेरे डेवलपर की गलती है, उसने ये चीज़ नहीं की और हमें ये ऑप्टिमाइज करना चाहिए। ये 2-3 दिन का काम होता है, हम करते भी और नहीं भी करते, डिपेंड्स करता है, ठीक है। तो अगेन किसने क्या बनाया है, कैसे चल रहे हो। शॉपिफाई पे इंडिया में अकेले 35 लाख स्टोर्स बन चुके हैं, जिसमें से सिर्फ 1.25 लाख के आसपास आज के दिन लाइव एक्टिव हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, सिर्फ इंडिया लोन में 35 लाख बन चुके हैं। तो सक्सेस रेट 3-4% का ही है, स्टोर बनना वर्सेस चलाना। तो ये एक इक्वेशन है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं गलत, पर फिर भी इसकी सक्सेस रेट सबसे ज्यादा है। क्रॉस बॉर्डर करना है तो शॉपिफाई नहीं, अदर ऑप्शंस। डोमेस्टिक करना है शॉपिफाई आंख बंद करके। और अगर आप यूएस में कंपनी खोल सकते हो, शॉप पे एक एक्सेस ले सकते हो, व्हाट्सएप को अनेबल कर सकते हो, तो और इंडियंस को ही टारगेट कर रहे हो, तो फिर आप शॉपिफाई से कर सकते हो, कोई चैलेंज नहीं है, राइट। सो डज दैट आंसर योर क्वेश्चन, या कुछ एलिमेंट्स रह गए? नहीं, इसमें मैं संजय सर से इनपुट्स चाहूँगा। हाँ। संजय सर, जैसे कि अभी ब्रिक्स पे जो है अभी क्रॉस बॉर्डर ट्रेड पेमेंट के लिए बहुत सारे मार्केट प्लेस से टाइप हुआ है, तो शॉपिफाई और वो कॉमर्स वगैरह उसके साथ में भी जैसे कार्ड पेमेंट चेकआउट है और ये अभी बैंक टू बैंक पेमेंट्स हो रहा है, तो इसमें आपसे इनपुट चाहिए कि कितना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लाइक हम लोग जब भी पेमेंट प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया था, आई थिंक नीलेश जी का पैनल है, इसके बाद ही कैन ऑल्सो ऐड ऑन टू दिस ड्यूरिंग हिज डिस्कशन। सो हम लोग ने ये सोचा था हम लोकल पेमेंट एक्सेप्टेंस करेंगे, हमको पैसा उधर से लाके इधर आके बैंक में नहीं दिखाना है। अभी इंडियन कार्ड्स का जो भी है, लेट्स से लाइक आई एम जस्ट टेकिंग अ नेम, डोंट टेक इट अदरवाइज, लेट्स से रेज़रपे और एनी वन ऑफ दिस, so they bring the money and उनका जो acquirer है that is like रत्नाकर बैंक और इंडियन बैंक। so इंडियन बैंक ग्लोबल कार्ड पढ़ने का कैपेसिटी उनका पास नहीं है, so generally most of the cards get rejected and वो कस्टमर भी कॉन्फिडेंस नहीं आता ये कौन सा प्लेटफॉर्म है, इसमें मेरा कार्ड का डेटा क्यों दूं, क्योंकि कार्ड कैन बी मिसयूज। लाइक हमारा तरह वहां पे ऐसा नहीं कि मतलब हमारा कार्ड होगा तो हमारा OTP आता है, वहां पे कुछ नहीं आता है, सीधा कार्ड दिया तो मतलब ट्रांजैक्शन चला गया। सो दे आर वेरी वेरी केयरफुल वेयर टू गिव कार्ड, दैट इज प्राइमरी रीजन पेपाल इज डूइंग सो वेल। सो हमारा आइडिया आता कि पहले तो हम लोग
इतना सारा वर्चुअल करेंसी अकाउंट दे कि आपको सब जगह लोकल ले सकते हैं. तो इसलिए वी आर द प्रोबेबली द लार्जेस्ट इन इंडिया एट द मोमेंट हैविंग the virtual account. We have got six currency. We just added AED. So ये 7 करेंसी में आप लोकली एक्सेप्ट कर सकते हो. सेकेंड हम लोग जो कार्ड वाला जो कार्ड कलेक्शन है पेमेंट लिंक, हम लोग इंटरनेशनल पेमेंट कंपनी के साथ टाई अप कर रहे हैं जो कि नेक्स्ट मंथ हम लोग लॉन्च करने वाले हैं, जो कि लोकली एक्सेप्ट करेगा. सो बेसिकली इट्स अ डोमेस्टिक कार्ड एक्सेप्टेंस रादर देन इंटरनेशनल कार्ड एक्सेप्टेंस. सो दैट विल इंक्रीज बिकॉज द डोमेस्टिक कार्ड द चार्जेस विल ऑल्सो बी लोअर एंड देन वी कैन ब्रिंग थ्रू आवर रेल्स. समझ रहे हैं ना. अगर मैं इंटरनेशनल कार्ड लेके आ रहा हूं, सो जनरली और स्ट्राइप और जो भी प्लेटफॉर्म आप यूज कर रहे हो अराउंड 6% का कॉस्ट आता है. 2% फॉरेक्स के लिए, 4% चार्जेस के लिए, ऐसा मिला के टोटल 6% आ रहा है. बट आई हैव गॉट पोटेंशियल टू ब्रिंग डाउन टू हाफ, एटलीस्ट 2 to 3%, because I am doing a local acceptance and then bringing the money like this. So we are trying how to increase the lot of local acceptance so that it's a differential solution. Till the time I don't have the solution, I'm not gone to Shopify. But once the solution will be live by next month, so we'll add us in the Shopify and other platforms. इसमें ना 1-2 चीज़ें और हैं. आरबीआई पे बहुत बड़ी डिपेंडेंसी है. आरबीआई पैसा इंपोर्ट करके लाने को और एक क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शन को चार्ज करने को 2 अलग अलग तरीके से देखता है. और जो पॉलिसीज हैं वो अलाइंड नहीं है. और जेन्युइनली जिस तरीके से अभी चल रहा है, जैसे चीज़ें इन्हांसमेंट्स हो रही हैं, तो इसके लिए भी कोई ना कोई सोल्यूशन आएगा. कोई आई थिंक दे टॉकिंग अबाउट सब न्यू लाइसेंस जो ये देंगे. अभी पेपैल को उन्होंने दिया है और कंपनीज को भी बांट रहे हैं. प्रिस्पे इज ऑल्सो ऑन द लाइन. सो आई थिंक वो भी एक प्रॉब्लम. यू गॉट द लाइसेंस, परफेक्ट, For both export and import. वेरी नाइस. सो आई थिंक वो है. बट यू नो अगेन प्लेटफॉर्म के भी चैलेंजेस हैं. एक ओपन प्लेटफॉर्म होता है और एक क्लोज प्लेटफॉर्म होता है. शॉपिफाई क्लोज्ड प्लेटफॉर्म है. वो क्या करता है, पार्टनर को 50 पार्टनर्स को लाता है, सोल्यूशन बनवाता है. फिर जब लगता है कि डेटा इतना बड़ा हो गया, फिर अपना खुद का सोल्यूशन लेके आ जाता है ना. और ये एक आज की तरह शॉपिफाई की बैलेंस शीट चैट जीपीटी को पढ़वाना, वो आपको बताएगा कि इनकी मेजर रेवेन्यू क्या है. 60% रेवेन्यू पेमेंट्स बिजनेस से आ रहा है. तो इसलिए वो थर्ड पार्टी पेमेंट एग्रीगेटर्स को, आई एम सॉरी सर, आई मे नॉट talk in the lines of what the brand is, but I'm just trying to tell them the truth कि Shopify as a brand उसी पेमेंट एग्रीगेटर को चाहता है जो उसके थ्रू काम करे. अब Shopify की आज की तरह आप देखोगे इंडिया में भी बहुत छोटी सी टीम है, धंधा कोई बहुत बड़ा नहीं है. इंडिया Shopify के लिए 1.25% है. अब 1.25% कितना बड़ा इंपैक्ट करता है आप समझ जाओ. कोई डेडिकेटेड डेव्स नहीं है, मैं टोटल जीएमवी की बात कर रहा हूँ, सिर्फ 1.25% है, तो इसको कोई बड़ा इंपैक्ट नहीं है. पर कुछ कंट्रीज जहाँ पे पेमेंट्स ईजी हैं, अब हांगकांग 1.25% भी नहीं है, सिंगापुर 1.25% भी नहीं है, पर वहाँ पे पेमेंट्स ईजी है तो उन्होंने पेमेंट्स लॉन्च कर दिया. अब शॉपिफाई आया था, शॉपिफाई ने कई बार ट्राई किया, वो पेमेंट्स लॉन्च नहीं हो पा रही इंडिया में. अगर वो कल को हो जाती है, जो मेरे को अगले 3 साल में होती हुई नहीं दिखती, तो वहाँ पे प्रॉब्लम है. सेकंड, जैसे मैंने बोला, डोमेस्टिक कर रहे हो तो शॉपिफाई कर लो, क्रॉस बॉर्डर करना है तो ब्रिस्पे के पास सोल्यूशन होगा, पर उसको शॉपिफाई के साथ टाइटली इंटीग्रेट करने में शॉपिफाई का अप्रूवल लगेगा और उनका एक्सेस देना होगा, जिसको 3-6 महीने लग सकते हैं. ऑल्टरनेट तरीका मैंने आपको बताया, व्हाट्सएप, ऑर्डर ऑन व्हाट्सएप, पेमेंट लिंक भेजो. और एनीवेज आपको कोई बहुत ज़्यादा अगर ऑर्डर आएंगे तो फिर ऑल्टरनेट ऑप्शंस भी हैं. बट मुझे लगता है पर्सनलाइज करके अगर सेल करोगे तो बढ़िया होगा. एक जयपुर का मर्चेंट है जिसको मैंने फर्स्ट टाइम भी एक्टिवेट किया, तो उसकी वेबसाइट जाके चेक करना, जान्याज क्लॉजेट. ये बच्चों के गारमेंट्स बनाती है, क्रॉस बॉर्डर अनेबल्ड है, शॉपिफाई पे है, मल्टी करेंसी अनेबल्ड है, और व्हाट्सएप कॉमर्स, ऑर्डर ऑन व्हाट्सएप भी अनेबल्ड है. और वो पर्सनलाइजेशन हो रही है क्योंकि उसमें कई क्वेश्चंस हैं. तो प्लीज गो एंड चेक दिस. अच्छा, यू गो. सर, एक्चुअली आई वांट टू अंडरस्टैंड कि इंटेलिजेंट मैन्युफैक्चरिंग, एक्चुअली हमारे यहाँ के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनकी जो स्ट्रेंथ है या उनके पास नंबर ऑफ लेबर्स के, उसके अकॉर्डिंग उसको वो मैच करना चाहते हैं. बट उन्हें ये नहीं पता है कि व्हाट एक्चुअली वांट टू मैन्युफैक्चर, यानी इंटेलिजेंट मैन्युफैक्चरिंग. अगर ऐसा क्या ब्रिक्सपेक सपोर्ट, बेसिकली सेइंग लाइक नाउ, जो जिसका डिमांड है उनको पता नहीं, ये ट्रेडिशनल यही बना रहे थे. अगर उनको पता होता डिमांड क्या है तो उसी हिसाब से वो मैन्युफैक्चरिंग करते. और सेकंड वन थिंग इज दैट कि ऐसा कुछ डेटा इनसाइट एंड जो बहुत सारे प्लेटफॉर्म और मार्केट स्टडीज के बेसिस पे जैसे उसको एपीआई बेस पे सॉल्यूशंस मिले. सेकंड वन थिंग इज ऐसे जो प्रोडक्ट जिनकी सेल्फ लाइफ बहुत कम है, 5 से 7 दिन टिपिकली, तो उनका ब्रांड ग्लोबली कैसे बना सकता है एक इंडियंस? पहले मैं पिछले क्वेश्चन का आंसर दूंगा. मुझे ऐसा लगता है ऐसी कंपनीज को स्मार्ट जेनजीज हायर करने चाहिए जो आज की तरह सोचते हैं. और जो टॉप लाला जी बैठे हैं,
लाला जी को बोलो आप पैसे ही मैनेज करो और सिर्फ ये बताओ बजट कितना देते हो रिसर्च R&D पे। ये लोग R&D पे पैसा नहीं खर्च रहे हैं, वो आइडियाज कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, पैसे खर्चने पड़ेंगे। हिंदुस्तान में फ्री में कंसल्टेंसी मिलती है, बाहर नहीं मिलती। और फ्री की कंसल्टेंसी आपको पता है कैसी होती है, जो एक डॉक्टर फ्री में दवाई लिख के देखता है उसको किसी को इसकी वैल्यू नहीं करता, सब पैसे दे के अच्छे डॉक्टर के पास जाना चाहते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है R&D पे पैसे खर्चने पड़ेंगे, जेनजीज हायर करने पड़ेंगे, निफ्ट के स्टूडेंट्स हायर करने पड़ेंगे जो आपको बताएंगे नया फैशन में ट्रेंड क्या है, क्या करना चाहिए या फ्यूचर क्या आ रहा है। दिस इज माई आंसर टू योर फर्स्ट क्वेश्चन। इफ आई एम दैट लाला जी, दिस इज व्हाट आई विल डू। और बोलूँगा भाई अपने को तो आता नहीं, अपने से पैसे ले लो और ये करके दिखा दो। होगा क्या, एक एक्स अमाउंट बर्न हो जाएगा, होने दो, मैंने R&D पे लगाया, वेस्ट हो गया। गूगल के ऐसे कितने सारे प्रोजेक्ट्स है, गूगल ने तो ऑफिस में ग्रेवयार्ड बना रखी है सारे प्रोजेक्ट्स की। एनीवेज आपका सेकंड क्वेश्चन था जिनकी सेल्फ लाइफ कम होती सेल्फ है। लाइफ 5 साल में जो सेल्फ लाइफ है वो फॉरेन में कैसे ब्रांड बनाए? यार उसमें ना कई चैलेंजेस। अब जैसे ना आई नो समवन जो ना इंडिया से बहुत कुछ एक्सपोर्ट करते हैं और अब उनको ग्रीस में कोई एक ऑर्डर आ गया कि उनको आटा चाहिए। अब इंडिया से आटा एक्सपोर्ट नहीं हो सकता, गेहूं भी एक्सपोर्ट नहीं हो सकती, उन्होंने अर्जेंटीना से सोर्स किया। अब जो आपकी प्रॉब्लम, जो चीज़ें सिर्फ 3 या 4 दिन की शेल्फ लाइफ है, डेटा कलेक्ट करो, कंजम्पशन कितनी है, कितनी डिमांड है, कितने लोग खरीदना चाहते हैं। और सेकंड, एयर से जा सकता है। मैं रेकमेंड करूंगा ऐसी कैटेगरीज में मत ही घुसो, क्योंकि मतलब यू नो एक रॉन्ग कंसाइनमेंट, हाँ पेन पॉइंट है ना। तो इस तरह के जो प्रोडक्ट्स के ब्रांड नहीं बन पा रहे, नहीं बन पाएंगे। टिपिकली नो। No, R&D लगाओ, उनकी शेल्फ लाइफ 5 से 50 कैसे कर सकें। ओके So, no, I'll answer it slightly differently. I was in my career, I started with Amul. So, हम लोग चीज बनाते थे। चीज का हमारा चीज का उस टाइम में इंडिया में चीज स्टोर करने के लिए नहीं होता था, हमारा हम चीज बेचना ही बंद कर लिया, चीज ब्लैक मार्केट होता था। इफ यू रिमेंबर 20 years बैक, बिकॉज किसी के पास फ्रीज नहीं होता था। हम लोग जब चीज बेचने जाते थे तो हमको रिटर्न देता था। अगर 100 रुपए का चीज खरीदा तो 500 रुपए का चीज वापस करता था। क्यों? खराब हो गया, क्योंकि उसका पास स्टोरेज नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी कट होता था। मतलब सो व्हाट वाज हैपनिंग, द ग्लोबल चीज वाज कमिंग टू इंडिया। बट जो ग्लोबल चीज लेके आ रहे हैं 5 times कॉस्ट में लेके आ रहे हैं, उनका कस्टमर बेस अलग है। वो उनको रेफ्रिजरेटर मिलता था, वो दिल्ली बॉम्बे में मिलता था। सिमिलरली मिल्क, उसलिए टेट्रा पैक आया, 90 days जो स्टोरेज हो सकता है। सो यू नीड टू थिंक if a perishable product, like how packaging can increase the shelf life. That is one. Like 5 days can increase to 15 days if you change the packaging. Then other thing what you can, like he said, you can do a nearby sourcing. Like you don't have to take it from, see what is your expertise. Your expertise is understanding that product and building that product. Let's say you are doing, let's fortified milk. You don't have to source it from India. You can source it nearby from some other country and and sell it there. So there are many other ways you need to break the supply chain, break the poor piece and try to see how to build the brand. Rather than saying मैं यहीं पे ऐसे ही बनाता था, इसी को ही मुझे भेजना है, then there is no way. एक ना ब्रांड है आइसक्रीम का, नेचुरल्स। आप उसके अगर काउंटर, उसको जाके बोलो कि भैया मुझे ना यहाँ से समझो कोटा तक आइसक्रीम लेके जानी है, मैं कार से ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं कैसे लेके जाऊँ। आप उनकी पैकिंग देखना, आपको क्या शानदार तरीके से पैकिंग करके देते हैं। दैट्स अ लर्निंग। तो मैं बोल रहा हूँ R&D में पैसे स्पेंड करने पड़ेंगे। दोनों क्वेश्चन का आंसर R&D में इन्वेस्टमेंट ही है। Thank you so much. I think we are run out of time. Thanks Ansuman for such nice insights. I hope all of you really liked. So anytime you need anything, any advice how to go global, I think he's very passionate like us, and we can help you, like how to really make it happen. Or else you just write to us. We'll see what can we do for you. Thank you so much. Thank you, Ansuman.